नमस्कार दोस्तों। उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छा कर रहे होंगे जीवन में। मेरा नाम शशि शेखर है और आज हम द हिंदू न्यूज़पेपर जो इंग्लिश में छपता है उसका हिंदी में विश्लेषण करेंगे। जो लोग हिंदी में तैयारी करते हैं उनके लिए एक सुनहरा मौका है कि वो हमारे साथ जुड़ के एक अच्छे से न्यूज़पेपर द हिंदू का न्यूज़ हिंदी में पढ़ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि मैं रोज़ आपके लिए द हिंदू न्यूज़पेपर का विश्लेषण लेके आऊँगा। आज का जो महत्वपूर्ण टॉपिक है, जो विषय है, उसमें पहला है कच्चा तीऊ द्वीप के बारे में। पॉलिटिकल रीजन की वजह से ये द्वीप चर्चा में है, जो भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है। फिर उसके बाद दूसरा जो टॉपिक है वो है जल संकट के बारे में। हमारे जो दक्षिण राज्य हैं उनमें इस साल जल संकट की उम्मीद ज़्यादा है, क्योंकि उनके पास जल संग्रहण की क्षमता इस साल कम होने का उम्मीद है। और तीसरा जो महत्वपूर्ण विषय है आज का वो है कि कैसे युद्ध की वजह से हमारे जो वैज्ञानिक हैं वो जलवायु के ऊपर होने वाले डेटा संग्रहण को अच्छे से संग्रहित नहीं कर पा रहे हैं। ये युद्ध जो है यूक्रेन और रसिया के बीच में, रूस के बीच में होने वाले युद्ध के ज़्यादा ही फोकस किया गया है। अब एक एक करके हम आज के जो महत्वपूर्ण आर्टिकल हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। अभी रिसेंटली जो हमारे प्रधानमंत्री हैं उन्होंने कच्चा द्वीप के विषय को उठाया था, क्योंकि जो आरटीआई है उसके हिसाब से हमारे जो पूर्व प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी ने, उन्होंने कच्चा तीऊ द्वीप को श्रीलंका को दे दिया था। लेकिन ये हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। हमारे लिए यूपीएससी के परीक्षा में सवाल कैसे पूछे जाएंगे उससे ज़्यादा संबंधित जानकारी महत्वपूर्ण है। तो उसमें क्या क्या आता है? उसमें तो पहला आता है कि कच्चा तीऊ द्वीप जो है कहाँ स्थित है, और दूसरा इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है, और इसका जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट है उसके बारे में पढ़ेंगे। कच्चा तीऊ जो द्वीप है वो भारत और श्रीलंका के बीच में पाक जल डमरू मध्य के बीच में स्थित है, और ये एक 285 एकड़ की भूमि है जो लगभग निर्जन है, यानी कि वो डिजर्ट एरिया की तरह है। ये रामेश्वरम, जो भारत का रामेश्वरम है, उससे 14 नॉटिकल माइल्स दूर है। एक नॉटिकल माइल में 1.852 किलोमीटर होता है। और ये कच्चा तीऊ द्वीप जो है यह ज्वालामुखी के विस्फोट से बना है। कब बना था? 14वीं शताब्दी में। इसके अलावा और देखते हैं कि भारत और श्रीलंका के बीच में जो कच्चा तीऊ द्वीप है उसका जो पॉलिटिकल एंगल है उसके बारे में देखते हैं। 1974 में जो है भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और श्रीलंका के सिमरा आर.डी. भंडारनायक के बीच में एक संधि हुई थी, जिसके हिसाब से, इस समझौते के हिसाब से श्रीलंका को ये हिस्सा का मान्यता दे दिया गया था और इसका स्वामित्व जो है परिवर्तित हो गया था। ये व्यवस्था से भारत को एक लाभ हुआ था कि जो भारतीय मछुआरे थे वो इस द्वीप के पास जाके मछली पकड़ सकते थे और अपना जाल सुखाने की अनुमति भी दिया जाता था। साथ में जो भारतीय तीर्थयात्री थे जो वहाँ पे इस द्वीप पे स्थित कैथोलिक मंदिर की यात्रा करके वहाँ पे पूजा पाठ कर सकते थे, इसकी भी अनुमति दे दी गई थी। लेकिन 1976 में एक समझौता हुआ था जिसमें कहा गया था कि प्रत्येक पार्टी जो है कानून और नियमों के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुरूप के हिसाब से क्षेत्रीय समुद्र और विशेष आर्थिक क्षेत्र, यानी कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन
अक्सर ये नाम इंग्लिश में सुना जाता है, विशेष आर्थिक क्षेत्र है, उसके नेविगेशन के अधिकारों का सम्मान करेगा। लेकिन इसमें तमिलनाडु का जो राज्य विधानसभा था उसका परामर्श नहीं लिया गया था जब ये संधि भारत और श्रीलंका के बीच में साइन हुआ था, तो अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा भी स्थापित की गई थी। ये अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा कुछ इस तरह से होकर जाती है। ये इधर का समुद्री क्षेत्र जो है भारत के हिस्से में आता है और इधर का श्रीलंका के। तो ये जो कच्चातीव द्वीप है वो श्रीलंका के क्षेत्र में पड़ता है और इस तरीके से भारत के जो मछुआरे हैं उनको अगर इधर मछली पकड़नी होती है तो उन्हें श्रीलंका से अनुमति लेना पड़ता है। इसकी वजह से कुछ प्रेजेंट टाइम में भारत और श्रीलंका के बीच में मतभेद देखने को मिले थे। ये था कच्चातीव द्वीप के बारे में। ये यूपीएससी के प्रीलिम्स एग्ज़ाम प्रारंभिक शिक्षा में ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक था। अब देखते हैं जो जल संकट है उससे संबंधित आर्टिकल जो द हिंदू में छपा है। इस आर्टिकल में बताया गया है कि सेंट्रल वाटर कमीशन का जो डेटा है उसके हिसाब से इस बार जो जल संग्रहण है उसकी क्षमता केवल 23% तक ही भर पाएगी। अब इसमें ढेर सारे पॉइंट दिए गए हैं कि इसका वजह क्या क्या है, तो उसको मैंने हिंदी में लिख रखा है, तो उसे हम देखते हैं। जटिल संकट जो आया है, द हिंदू न्यूज़पेपर जो है उसने केंद्रीय जल आयोग यानी कि सेंट्रल वाटर कमीशन के आंकड़ों का विश्लेषण के आधार पर एक रिपोर्ट निकाला था कि दक्षिण भारत में जो सभी जलाशय का धारण क्षमता है यानी कि उनके वाटर रिजर्वर का जो कैपेसिटी है वो केवल 23% तक ही भरने के लिए पर्याप्त पानी है। और ये विश्लेषण ये भी बताता है कि ये जो दशकीय औसत है उससे 9% अंक तक कम है, जिससे ये निश्चित और भयावह स्थिति दर्शाता है कि संकट आने वाला है। और आगे देखते हैं कि ये इस तरीके का संकट जो है दक्षिण भारत में गर्मियों में 2017 में देखने को मिला था। इस तरीके का संकट इस वर्ष उसी क्षेत्र में इस तरीके का संकट के कुछ अलग कारण हो सकते हैं। सबसे पहला जो है मानसून के विभिन्न कारणों से प्रभावित होना है, जैसे कि अल नीनो की घटनाएं। अल नीनो जो है समुद्र में होने वाली प्रारंभिक घटनाएं हैं जिससे जो मानसून का आने का समय होता है उसमें अनियमितता बन जाती है और इसका प्रभाव जो है एक अलग करना सरलीकरण होता है। 2014 से 16 के बीच में अल नीनो की घटना जो थी वो एक तरीके से रिकॉर्ड किया गया था 2016-17 में। इसी की वजह से 2017 में ये दक्षिण भारत में जल संकट आया था। इस बार फिर से 2023 में अल नीनो की घटनाएं WMO ने बताया था कि ये घटनाएं होने वाली हैं। अब इसकी वजह से इस साल ढेर सारे वैज्ञानिकों ने उम्मीद लगाया है कि इस साल भी जल संकट की स्थिति बन सकती है। मौसम वैज्ञानिकों ने इस साल कहा है कि 2023 जो है सबसे गर्म साल रहा था और 2024 इससे भी खराब स्थिति में पहुंचने की उम्मीद है। ब्रिटेन के जो मौसम विभाग के साइंटिस्ट हैं उनके नेतृत्व में एक टीम आई थी जिन्होंने 19% तक की संभावनाओं की भविष्यवाणी की है कि 2026 तक हर एक साल को रिकॉर्ड तोड़ने वाला गर्मी पड़ेगा। तीसरा और रीजन जो है जटिल संकट होने का, जल संकट होने का, उसमें है कि लाखों लोग जो है आम चुनाव में वोट डालने के लिए बाहर जाएंगे। अब वो बाहर जाएंगे तो उनको बार बार पानी की ज़रूरत पड़ेगी। फिर उसके बाद उनको सनबर्न यानी कि धूप से होने वाली जो गर्माहट है उसकी वजह से ढेर सारी स्थिति होगी, जिससे बचने के लिए पानी की ज़रूरत पड़ती है। इसकी वजह से जल संकट उत्पन्न हो सकता है। चौथा
रीज़न ये बताया गया है कि ये संकट पहले भी आया था, लेकिन इस बार नीतियाँ और पूर्वानुमान जो है उसमें सुधार हुआ है, लेकिन ज़मीन पे इन नीतियों की तैयारी और कार्यान्वयन जो है उसमें सुधार नहीं हुआ है। इसका मतलब हुआ कि जो हमारी सोचने की क्षमता है, डेटा कलेक्शन है, वो तो सही हुआ है, लेकिन उसका ज़मीन पे जो रिजल्ट है वो देखने को नहीं मिल रहा है। यानी कि जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है वो सही, उसमें सुधार हुआ है, लेकिन जो हमारे ज़मीन पे काम करने वाले सरकारी कर्मचारी हैं उन्होंने इसका अच्छे से पालन नहीं किया है। इसके अलावा और दूसरे रीजन जो है कारण जो है उसकी वजह से जटिल संकट आ सकते हैं, जैसे कि अनियोजित शहरी विकास, फिर उसके बाद भूजल का अत्यधिक दोहन, कम पानी का पुनः उपयोग की दक्षता, अपर्याप्त सामुदायिक भागीदारी। अपर्याप्त सामुदायिक भागीदारी का मतलब है कि हम समाज में रहते हैं तो हमारा कर्तव्य होता है कि हम जल को सुरक्षित रखें, जैसे कि प्राइमरी इरिगेशन मैनेजमेंट हुआ, फिर उसके बाद ग्राम पंचायत हुआ। ये ग्राम पंचायत जो है जल पंचायत भी बनाता है। ये जल पंचायत जो है जल के संरक्षण में योगदान देता है, लेकिन यह अपर्याप्त है, हर क्षेत्र में उपस्थित नहीं है। उसके अलावा जो जल ग्रहण का क्षेत्र है जिसको अंग्रेजी में वाटर शेड कहते हैं, उस पर या तो अतिक्रमण हो गया है या फिर उसके जल के ग्रहण की क्षमता जो है उसमें गिरावट देखने को मिली है। तो इस जलवायु परिवर्तन भी इस जल संकट में एक और महत्वपूर्ण कारण है। भारत जैसे कि निम्न और मध्यम आय वाले क्षेत्र वाले देश में आता है, इसलिए ये भारत में जो जल संकट से बचने के लिए जो लागत लगेगा उसके ऊपर प्रभाव डालेगा। ये घटनाएं जो होती हैं सब विकसित होने के तरीके को भी बदल देती हैं। जिसको सस्टेनेबिलिटी कहते हैं उसके तरीके को भी बदल देती है, और ये घटनाएं आवृत्ति को भी प्रभावित करती हैं। जैसे कि दो घटनाएं जो जलवायु परिवर्तन की वजह से हम अक्सर देखते हैं, पहला जो है सूखा है और दूसरा बीमारी का प्रकोप। ये दोनों जो है हाशिए पर होने ये दोनों जो है जलवायु परिवर्तन की वजह से अक्सर देखने को मिलता है। और ये हाशिए पर आने वाले समुदाय जो गरीब हैं, जिनको रोजी रोटी के लिए बार बार बाहर जाना पड़ता है, जिनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति और भी खराब है, उन पर सबसे पहले असर डालती हैं कौन कौन? सूखा और बीमारी का प्रकोप। जैसे कि हमारे किसान हैं, किसान खेती करते हैं, अगर सूखा पड़ता है तो सबसे पहले वो प्रभावित होते हैं। इसकी वजह से हम सुसाइड देखते हैं समाज में, आत्मदाह अक्सर देखने को मिल जाता है, खासकर महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में। इसकी वजह से दूसरे जो प्रभाव होते हैं, जलवायु परिवर्तन की वजह से दूसरे प्रभाव होते हैं, उस पर भी असर डालता है। इसके अलावा इस आर्टिकल के लेखक का कहना है कि पानी की स्थिति अनिश्चित होने की वजह से सरकार सबक नहीं ले रही है और नज़रअंदाज कर रही है, लेकिन इसका घाटा जो है काफ़ी ज़्यादा है, और महत्वपूर्ण जानकारी होने के बावजूद भी हम इससे लड़ने में असक्षम हैं। और लेखक का कहना है कि सरकार और नीति निर्माताओं का नज़रअंदाज करना हो सकता है कि भविष्य में संकट और गहरा हो जाए। जो तीसरा आर्टिकल है, जो तीसरा विषय हमने चुना है वो है कि जलवायु परिवर्तन के लिए जो डेटा संग्रहण है उस पर कैसे युद्ध पर प्रभाव डालता है। इस पॉइंट को मैंने लिख रखा है, उसके बारे में देखते हैं। मानव कार्य जो है धीरे धीरे दुनिया को गर्म कर दिया है, और ऐसा प्रतीत होता है कि युद्ध एक और भी बहुत ही मानवीय घटना है, जिसमें वैज्ञानिक को जलवायु के ऊपर जो डेटा संग्रहण है उस पे आकलन करने में रोक रहा है। विश्व स्तर पे तापमान तो बढ़ रहा है, लेकिन आर्कटिक क्षेत्र में ये तापमान और तेज़ी से बढ़ रहा है, और ये एक भयानक स्थिति की तरह संकेत देता है, क्योंकि
आर्कटिक क्षेत्र में जो तापमान बढ़ रहा है वो 4 गुना तरीके से बढ़ रहा है। किसकी तुलना में? जो पूरे धरती पे जो तापमान बढ़ रहा है उसकी तुलना में जो आर्कटिक क्षेत्र में तापमान बढ़ रहा है वो 4 गुने तरीके से बढ़ रहा है। इससे ये पता चलता है कि आर्कटिक जो है और भी ज़्यादा तेज़ी से गर्म हो रहा है। उसका असर क्या पड़ेगा? पहला जो है परमाफ्रॉस्ट जो है, परमाफ्रॉस्ट का मतलब होता है वो क्षेत्र जो 2 साल तक ठंड के नीचे कम से कम 2 सेंटीमीटर के लेयर में धंसे हुए हैं। तो वहाँ पे अलग तरीके का इकोसिस्टम पारिस्थितिकी तंत्र बन जाता है। और समुद्र का स्तर, हमें पता है कि आर्कटिक क्षेत्र जो है उसमें ढेर सारे बर्फ़ जो है समुद्र में तैरते रहते हैं। तो तापमान बढ़ने की वजह से वो तैरने वाले बर्फ़ पिघलना शुरू हो जाते हैं, जिससे जो समुद्र के स्तर में वृद्धि हो जाती है। इसकी वजह से स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र को असर पड़ता है और पर्यावरण के ऊपर भी असर पड़ता है, जो विनाशकारी तरीके से भविष्य में हम देख सकते हैं। फिर उसके बाद कैसे देखते हैं कि कैसे जो ढेर सारे कंट्रियों के बीच में सहयोग होता है उसके टूटने की वजह से कैसे जो वैज्ञानिक हैं उनको जलवायु के ऊपर डेटा संग्रहण में दिक्कत आ रही है। आर्कटिक क्षेत्र में जो है स्थलीय अनुसंधान और निगरानी के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क है जिसको अंग्रेजी में इंटरेक्ट कहते हैं। ये जो है कई आर्कटिक अनुसंधान स्टेशनों को जोड़ता है और ये विभिन्न देशों के पर्यावरण की स्थिति में लगातार निगरानी कर रहा है। रूस जो है इस इंटरेक्ट सिस्टम का आधा से अधिक हिस्सा रखता है, लेकिन यूक्रेन पर आक्रमण के बाद से पश्चिमी वैज्ञानिक जो है रूस के फील्ड स्टेशन पर जाकर डेटा का प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। इसकी वजह से आक्रमण के बाद से रूस के साथ वैश्विक सहयोग भी टूट गया है और बाहर के वैज्ञानिक जो हैं जो पहले डेटा एकत्र करने के लिए रूस में जाके फील्ड साइट पे यात्रा कर सकते थे, वो अब ऐसा कर नहीं पा रहे हैं। और कुछ समय के लिए तो यूरोप के द्वारा जो वित्त पोषित जलवायु कार्यक्रम है उसमें रूस के भागीदारों के साथ आधिकारिक तौर पे जुड़ने में भी असमर्थ देखा गया। ये क्या कर रहा है कि ये अदृश्य दीवार बना दे रहा है, जिससे डेटा का जो फ्लो है, डेटा का जो संग्रहण है वो नहीं हो पा रहा है। अब इसमें देखते हैं कि कैसे एक छुपा हुआ अंतर दिखता है। शोधकर्ता ने आर्कटिक में पारिस्थितिकी तंत्र की स्थितियों को बेहतर ढंग से समझने के लिए पृथ्वी प्रणाली मॉडल बनाया है, अर्थ सिस्टम मॉडल बनाया है, ESM अंग्रेजी में बोलते हैं इसको। ये जो है आर्कटिक पारिस्थितिकी तंत्र के 8 आवश्यक चर के ध्यान केंद्रित करता है, जिसमें से तापमान, वनस्थितिकी, वर्षा और बर्फ की गहराई शामिल है। यही ESM पूरी तरह से जलवायु, भूमि और महासागर में जो कंप्यूटेशनल मॉडल है उससे जुड़ा हुआ है, जो वैश्विक डेटा को उत्पादन करने में सक्षम है। इसके अध्ययन से हम सही तरीके से ये पता कर सकते हैं कि दुनिया में जो बदलाव हो रहे हैं जलवायु का, उसका विश्लेषण के लिए जलवायु परिवर्तन जो संयुक्त राष्ट्र के अंतर सरकारी पैनल के द्वारा किया जा रहा है उसके समान है। पहला, इसमें क्या अंतर देखने को मिल रहा है? शोधकर्ता ने यह निर्धारित करने के लिए मॉडल का उपयोग किया कि क्या आर्कटिक में इंटरेक्ट स्टेशन जो है, जो पीछे था इंटरेक्ट स्टेशन जो स्थापित किया गया, उसमें रूस लोग सहित जो है संभावित रूप से पूरे आर्कटिक क्षेत्र की विशिष्ट डेटा एकत्र कर सकते हैं कि नहीं। उन्होंने 94 इंटरेक्ट साइटों में से 60 की जांच की, लेकिन केवल 59 डिग्री उत्तरी अक्षांश के ऊपर की साइटों की ही जांच की। आर्कटिक की निगरानी की मानकीकृत नहीं थी, इसलिए जो है वहाँ पे ज़्यादातर मॉडल जो है जनित डेटा पर ही निर्भर थे। इससे क्या हुआ कि इंटरेक्ट स्टेशन के सभी डेटा की तुलना में 8 पारिस्थितिकी तंत्र के कारकों पे जो पैन आर्कटिक डेटा है, जो पूरे आर्कटिक से जो डेटा कलेक्ट किया गया है उसमें विसंगति देखने को मिला। और इंटरेक्ट साइटें जो है पैन आर्कटिक डेटा में बदलाव के बारे में अनुमान लगा सकती हैं। इस मतभेद के परिणामस्वरूप क्या हुआ कि आर्कटिक पारिस्थितिकी
तंत्र की स्थितियों के चित्रण में पूर्वाग्रह होता है, यानी कि बायसनेस देखने को मिला। रूस के बाहर करने से क्या समस्या आ सकती है, इसको देखते हैं। इंटरेक्ट साइट जो है आर्कटिक में गर्म और गीले हिस्सों में स्थिति है, साथ में बायोमास और मिट्टी कार्बन वाले स्थानों में भी स्थित है, जो इस पूर्वाग्रह का योगदान करता है। साइबेरिया में 17 रूसी स्टेशनों पे जो स्टेशन था उसे छोड़ दिया गया है और ये पाया गया है कि असमानताएं और परिणाम स्वरूप पूर्वाग्रह जो है वो अधिक बढ़ गया है, यानी कि बायसनेस और ही ज़्यादा हो गया है। आर्कटिक रुझानों को सटीक वर्णन करने की क्षमता भी कम हो गई है। शोधकर्ताओं ने 2100 में पारिस्थितिकी तंत्र चर की स्थिति का अनुमान लगाने के लिए ESM का उपयोग किया, जो उन्होंने रूसी डेटा को समाप्त करने के बाद पारिस्थितिकी तंत्र के चर का आकलन किया, जो अर्तवान में पूर्वाग्रह की खोज की, जिसमें जलवायु परिवर्तन के 80 वर्षों के बाद अपेक्षित बदलाव के कारण बदलाव का खुलासा किया कि इसमें क्या विसंगति पाई गई है। अब कैसे इस पूर्वाग्रह का मुकाबला किया जा सकता है? एक साइंटिस्ट हैं लोपेज ब्लैंको, उनके अनुसार ये प्रभाव जो है प्रबंधन और संरक्षण रणनीतियों को सूचित करने के लिए हमारी क्षमता में कमी है। जलवायु परिवर्तन के नकारात्मक परिणामों को ठीक करने के लिए हमें कम से कम अपनी संभावनाओं को कम करना होगा, यानी कि अनुमान पे काम नहीं करना होगा, हमें डेटा पे काम करना होगा। लोपेज ब्लैंको ने साइबेरिया के समान वातावरण वाले क्षेत्र को जो आर्कटिक में ही है, जैसे कि स्कैंडिनेविया कंट्री हुआ, फिनलैंड, स्कॉटलैंड, नॉर्वे और फिर उसके बाद कनाडा के कुछ हिस्सों को यूज करके जो बायसनेस है उसके आंशिक रूप से कम करने की कोशिश की गई है। जलवायु परिवर्तन अनुसंधान क्षेत्र में जो डेटा साझा करने के लिए जो पहले से एक बहुत अच्छी प्रवृत्ति है, उसको एक साथ काम करने की बात कही गई है। हम सभी को प्रभावित करता है। और इसके अलावा तकनीकी के मानवीकरण और अधिक ओपन सोर्स डेटा पर साझाकरण की जोर दिया गया है। ओपन डेटा वो होता है जो सबके लिए अवेलेबल होता है और उसका एनालिसिस करके सब अपने अपने रिसर्च को निकालते हैं। एक कारण की वजह से आर्कटिक स्थिति की हमारी समझ में सुधार हुआ है और भविष्य में परिवर्तन के लिए सफलतापूर्ण तैयारी करने के लिए महत्वपूर्ण है। आगे की राह क्या हो सकती है? जो डेटा में स्थानिक परिवर्तनशीलता के लिए क्षेत्रों में समान रूप से अनुसंधान स्टेशनों को वितरित करने की महत्व को जोर दिया गया है। ये सुझाव दिया गया है कि जो दृष्टिकोण जलवायु डेटा संग्रहण है उसके पूर्वाग्रहों को कम करने में मदद कर सकता है। जलवायु परिवर्तन को संबोधित करने के लिए देश के परस्पर संबंध को स्वीकार करते हुए संबंध के दौरान भी और भी महत्वपूर्ण वैज्ञानिक डेटा के निरंतर साझाकरण को सुनिश्चित करना चाहिए और आर्कटिक में वैज्ञानिक के सामने आने वाली चुनौतियों पर भी प्रकाश डालना चाहिए ताकि वह कठोर मौसम की स्थिति में और जो पोलर बियर हैं, ध्रुवीय भालू हैं, उसके मुठभेड़ भी शामिल है। बाहरी चुनौती के बावजूद भी डेटा को एकत्र करने पर जोर दिया गया है और पारिस्थितिकी तंत्र में प्रक्रियाओं को साझा करने के लिए वैज्ञानिकों को समर्पण के रेखांकित किया गया है। वैज्ञानिक जो है प्रयासों से युद्ध से बाहरी कारकों को कम कर सकते हैं और इस तरीके से हम जो क्लाइमेट चेंज जलवायु परिवर्तन के ऊपर डेटा को ग्रहण कर सकते हैं। आज के ये थे महत्वपूर्ण टॉपिक। आप मुझसे इस लिंक के थ्रू लिंक्डइन पे जुड़ सकते हैं। अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। टेलीग्राम पर आप इस लिंक से जुड़ सकते हैं। अगर आपको कोई काउंसलिंग चाहिए या मेंटरशिप चाहिए तो इस लिंक पे आप कनेक्ट कर सकते हैं। सोशल मीडिया पर कनेक्ट करने के लिए इस लिंक का प्रयोग करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।